नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा पहले चिलई कला, गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी, कार्बन का बाजार, डीप फेक टेक्नोलॉजी, टेररिज्म, स्पेस सिक्योरिटी। क्या है इनसे इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई चीजें? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा चिलई कला। देखिए, चिलई कला क्या होता है? ये 40 दिनों का एक टाइम पीरियड होता है जो कि कश्मीर में यहाँ पर मनाया जाता है। एक्चुअली में चिलई कला का मतलब क्या होता है? देखो, चिलई कला जो है ये कश्मीर में जो है जब भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि अभी बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। सो 40 दिनों के लिए बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ जाती है उसे हम कहते हैं चिलई कला। चिलई कला जो कि मतलब डल लेक हो, वुलर लेक हो, उसके अंदर इतनी ज्यादा ठंड पड़ जाती है और ये 21 दिसंबर से शुरू होकर के ये जो है आगे 31 जनवरी तक चलता है। और इसके बाद चिलई खुर्द और चिलई बचा ये भी आगे फॉलो किया जाता है। देखो यहाँ पर पढ़ेंगे सब लोग, 21 दिसंबर से 29 जनवरी पर्शिया टर्म होती है जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। इसके बाद 20 दिनों का, इसी के जस्ट बाद तक 20 दिनों का क्या शुरू हो जाता है? चिलई खुर्द, जो कि इसके बाद का और ठंड, और उसके बाद 10 दिन और थोड़ा सा ठंड वाला बेबी कोल्ड। ठीक है, तो ये भी आगे के आने वाले आप दिन देख सकते हो। चिलई कलां जो है 20 दिन लंबा चिलई खुर्द होता है इसके बाद, जो कि 30 जनवरी से 18 फरवरी तक जाता है। उसके बाद 10 दिन और बड़ा चिलई बच्चा होता है जो कि फरवरी से लेकर के अगली फरवरी तक पूरा कंप्लीट होता है, जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और जब पूरी जो लेक्स वगैरह होती है वो सब क्या हो जाती है, एकदम से जम जाती है, फ्रीज हो जाती है। रेनफॉल, इसके स्नोफॉल जो है वो उसमें जो हिमपात होता है उसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है और बहुत बुरा जो है ना एक तरीके से वो फील होने लग जाता है वहां पर ही। ठीक है, तो इसी को जो है 21 दिसंबर जो आता है उसको स्पेशली क्या कहते हैं वहां पर? नाइट ऑफ 40, शब्बे चला, शब्बे चला कहते हैं इसको। तो ये सब यहाँ पर होता है और दर्जनों के वहां के जो लोग हैं ना वो उसको फेरांस डे भी कहते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर फेरांस पहनने का रिवाज यहाँ पे शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो कांगड़ी, जिसमें वो चाय बनाते हैं और वो सब जो एक पॉट होता है वो इस्तेमाल करना लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसको, यहाँ पर जो है डेली लाइफ में सब लोग कश्मीर की जो एक ड्रेस है फेरा वो पहनना शुरू कर देते हैं, फायरिंग पॉट कांगेर को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और जो पानी होता है टैप वाटर, नल का जो पानी होता है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, फ्रीज होने लग जाता है। सो उन सब के तहत ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं। और रिवर का पानी, स्ट्रीम, लेक्स, साइड नदियां, नील, नाले, झील, सबके पानी में बिल्कुल एकदम ठंड पड़ जाती है। तो ये टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? चिलई कला। चिलई कला ये टाइम पीरियड शुरू होता है, इसको आप याद रखेंगे सब लोग। और साथ ही साथ इसके अंदर आप याद रखिएगा ये पर्शिया के एक ट्रेडिशन, फारसी की परंपरा के अनुसार 21 दिसंबर की जो रात होती है वो शब्बे याल्दा, शब्बे चिला के नाम से होती है। उसके बाद से ये 40 दिन का जब बहुत ज्यादा ठंड, एकदम होता है ना कठोर करारी ठंड जिसको हम कहते हैं, जो अभी भी आपको थोड़ी बहुत तो लग रही होगी मेरा लेक्चर सुनते वक्त, क्योंकि ठंड है भी बहुत ज्यादा ना। अभी मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत ठंड है यहाँ पर। सो ये ठंड तो बहुत ज्यादा रहती है, तो उसी को हम कहते हैं। ठीक है ना? सो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ओके, तो ये याद रखना। और डल लेक
जो है आपको मैं बता रही हूँ जो डल लेक के बारे में, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। डल लेक जो है श्रीनगर कश्मीर में लाई करती है। और डल लेक का दूसरा नाम, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं ज्वेल इन कश्मीर। कश्मीर में एक ज्वेल, या फिर इसको श्रीनगर का ज्वेल भी कहते हैं, या फिर इसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। इतनी सुंदर है ये, लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी डल जो है, इसका संस्कृत के जो टेक्स्ट है उसमें भी लिखा हुआ है, डल लेक का नाम पुराना क्या हुआ करता था, लिख लीजिए, महासरित। महासरित इसका एक और नाम है। सो ये है आपका पूरा छोटा सा आर्टिकल चिलई कला के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना कश्मीर के बारे में पूरा? कश्मीर के बारे में याद रखिएगा। इसका आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, या तो देखो एमसीक्यू का जो पेपर होता है, एमसीक्यू पेपर में चिलई कला पे जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं उस पे क्वेश्चन आएगा, आपको बताना होगा सही है या गलत है। ठीक है, या तो ये पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत जो है ये पूछ लेंगे कि भाई स्नोफॉल वगैरह कैसे होती है, कितना टेम्परेचर होता है वगैरह, इस टाइप की चीजें आती हैं, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ क्वेश्चन जो बनेगा वो इतने से ही बनता है। और रिसेंटली जो न्यूज में है उसका यही फैक्ट याद रखना है। ठीक है, ऐसा आता है चिलई कला क्या है, तो हो सकता है पता ऑप्शन में क्या दे दी कि ये कोई एक जीआई टैग है। ठीक है, या फिर कोई ये स्पेशल वहां की चाय का नाम है, या कोई स्पीशीज कोई प्रजाति का नाम है, कोई जम्मू कश्मीर की या नॉर्थ ईस्टर्न की, या कोई स्पीशी है जो पुरानी हो चुकी है या भी लुप्त होने वाली है, कुछ ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए विंटर के समय का टाइम पीरियड है। ठीक है, 22 दिसंबर से शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? इतने ही फैक्ट्स हैं, इसके अलावा इसमें है ही नहीं पढ़ने के लिए। इतना ही आप लोगों को याद रखना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। ठीक है, जितना बताया सिर्फ उतना, इससे यही क्वेश्चन आते हैं। अब रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी आई है, कंट्रोवर्सी का क्या नाम है, गवर्नमेंट सरकारी के विज्ञापन और विवाद आई है। अभी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के जो एलजी हैं उनके बीच में यहाँ पर क्या हुआ है, क्लैश हुआ। क्यों हुआ है, देखो, अभी हाल ही में जो दिल्ली के एलजी हैं, अभी रिसेंटली जो है वो दिल्ली के एलजी बदले हैं, है ना, क्योंकि जो दिल्ली के एलजी पहले हुआ करते थे उन्होंने रिजाइन कर दिया अभी रिसेंटली। तो अब यहाँ पर अब नई दिल्ली के एलजी कौन है, विनय कुमार सक्सेना। विनय सक्सेना भी कह सकते हो, और इनका जो घर है इनको राजभवन मिला हुआ है, राजनिवास मिला हुआ है सिविल लाइंस के पास ही, तो ये वहीं रहते हैं। और इनको जो है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने 2016 में जो एक एक्ट आया था, कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, मतलब कि जो सरकार के विज्ञापन है उसको लागू करने के लिए एक सीमित चीजें होनी चाहिए, विषय वस्तु विनियम, उस पर रेगुलेशन होना चाहिए, उसके ऊपर बात आई थी। ठीक है, जिसमें क्या बोला था कि जो भी 97.14 करोड़ रुपए आए हैं उस पर जो ब्याज की वसूली है, राजनीतिक के जो विज्ञापन किए जाते हैं उस पर वसूली की बात यहाँ पे की गई है। तो ये क्लैश हुआ था। बेसिकली कंटेंट रेगुलेशन, जो भी विषय वस्तु होता है, जितना भी कंटेंट आप दिखाते हो, आप विज्ञापन करते हो, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 3 मेंबर लोग हैं, जिसमें 3 सदस्य हैं, जिसमें 2016 में बनाई गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं केंद्र और राज्य सरकार, उसमें आप विनियमित करोगे, इसको कंट्रोल करोगे। 2015 में इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इसको बनाया गया था, और फिर उसके बाद ये बोला गया था कि हर स्टेट को इसको फॉर्म करना है। अब यहाँ पर बहुत सी कम स्टेट्स ने ही इसको फॉर्म किया था अभी तक। तो अब फिलहाल जो है इस चीज पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या बोला था कि सरकार द्वारा जितना भी सार्वजनिक वित्त विज्ञापन के लिए रखा जाता है उसका एक गाइडलाइन जारी किया जाए, उसके दिशा निर्देश है, जिसके अंदर आपको एक तटस्थता जारी रखनी है, आपको महिमांडन से बचना है, आपको ये नहीं कि पॉलिटिकल पर्सनालिटी को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई करके दिखाना है, सरकार की आलोचना करने वाले दलों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना है, मीडिया घरानों को संरक्षण नहीं देना है कि जो आपका तारीफ करते हैं आप उन्हीं का संरक्षण कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ठीक है, अब मैं दिल्ली की बात करूं स्पेशली, तो दिल्ली जो है आप लोग जानते हैं, दिल्ली के लिए 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1991 में बालकृष्णन कमेटी के कहने पर दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, और आर्टिकल 239 ए एंड 239 ए बी के तहत
दिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी का मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसमें क्या बोला गया है? आर्टिकल 239 ए में ये स्पेशल ऑर्डर दिया गया है कि दिल्ली की जो विधानसभा है, दिल्ली की, स्पेशली दिल्ली की, वो यहाँ पर सब चीजों पे रूल बना सकती है। सिर्फ किस पे नहीं बना सकती है? बस पब्लिक ऑर्डर, मतलब कि राजनीतिक और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के संबंधी जितने भी मामले हैं, उनको छोड़ करके जो भी यहाँ पर जो भी दिल्ली की जितनी भी सरकार है, वो सारी चीजों के ऊपर रूल बना सकती है। और आर्टिकल 239 ए बी वो यहाँ पर जो है वो, अगर वो बताता है कि कभी अगर मान लीजिए दिल्ली के अंदर कोई क्लियर मेजोरिटी निकल के नहीं आती है, मेजोरिटी सब समझते हैं ना, कोई बहुमत से कोई सीएम नहीं बन के आ पाता है, तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या लागू किया जाएगा? ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा दिल्ली के अंदर, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल यहाँ पे पढ़ेंगे आप। प्रेसिडेंट जो है उसको एलजी की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर दिल्ली में जो है लॉ बनाने की जो पावर होगी वो एलजी के पास में सारी आ जाएगी। तो दिल्ली के लिए ये स्पेशल स्टेटस है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे, दिल्ली के बारे में थोड़े से फैक्ट्स। और दिल्ली के जो भी सीएम है, आप लोग आई थिंक सभी जानते होंगे, आम आदमी पार्टी के जो है यहाँ पर हेड, वो अभी दिल्ली के यहाँ पर सीएम है, अरविंद केजरीवाल साहब। तो दिल्ली जो है, जिसका ऑफिशियली नेम एनसीटी ऑफ दिल्ली है, याद रखिएगा। दिल्ली के आसपास से एक रिवर निकलती है, यमुना। ठीक है, यमुना। दिल्ली जो है वो किससे बॉर्डर शेयर करता है? दिल्ली यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, दिल्ली हरियाणा से बॉर्डर शेयर करता है। और दिल्ली का एनसीआर रीजन भी है। आप कंफ्यूज मत होना एनसीटी और एनसीआर में। एनसीटी तो दिल्ली का ही नाम है, और एनसीआर दिल्ली के आसपास के जो रीजन है उसका नाम है। दिल्ली के आसपास जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, ये सब रीजन जो है। और दिल्ली की बात करूं मैं, अगर स्पेशली दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली जो है यहाँ पर, दिल्ली में गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है यहाँ पर मनीष सिसोदिया। और दिल्ली का पुराना नाम, सबसे पुराना नाम क्या हुआ करता था, जो महाभारत में भी मेंशन्ड है, वो है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ सबसे पुराना नाम। दिल्ली जो है वो, चाहे मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत के पूरे की और मुगल एम्पायर, इनकी सबकी क्या रही है? कैपिटल रही है। इल्तुतमिश में कैपिटल शिफ्ट करी थी, और ये सारी यहीं पर है। और स्पेशली दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है? दिल्ली में यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स है कुतुब मीनार, दिल्ली में है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब जो कि हुमायूं की डेथ के बाद उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने बनवाया था। और यहाँ पे है रेड फोर्ट, लाल किला। रेड फोर्ट भी सब लोग जानते हैं। लाल किला, आप में से कई लोग यहाँ पे गए भी होंगे। किसने बनाया था लाल किला? शाहजहां ने। ठीक है, और वही मैं बात करूँ कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार को जो है वो किसने डेवलप कराया था? कुतुब मीनार को यहाँ पर जो एक पूरा डेवलप कराया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डेवलप कराया था। ठीक है, और दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो, ये सब लोगों को, जो एक पर्सन है, उनको यहाँ पर जाना जाता है। सो ये सब भी आप फैक्ट्स को कुछ याद रखिए। छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपको दिल्ली के बारे में बता रही हूँ, जो आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में। चलिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। कार्बन मार्केट या कार्बन प्राइसिंग के ऊपर है। कार्बन मार्केट का क्या मतलब है? पहले तो ये हम समझते हैं कि सरकार जो है वो कार्बन मार्केट पे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बिल विल भी पास किया है सरकार ने इसके ऊपर। बट व्हाट एग्जैक्टली इज कार्बन मार्केट? ये होता क्या है? कार्बन का जो बाजार है, क्या मतलब है इसका? कार्बन मार्केट या कार्बन प्राइसिंग का सीधा एक मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया है, आपने कार्बन के एमिशन पर, कार्बन के उत्सर्जन पर, अगर जितनी भी कार्बन एमिशन होती है उसके ऊपर आपने क्या कर लिया है, अगर आप एक निश्चित सीमा से ऊपर जो है आप कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर फंड में पैसा देना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर पैसा देना होगा अगर आप इसको जो है अपनी एक निश्चित सीमा से ऊपर जानते हैं। तो सरकार भी यहाँ पर भारत में नियोजित कार्बन बाजार में क्रेडिट की कीमतों को एक निश्चित सीमा के ऊपर रखने के उद्देश्य से एक ये काम करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्बन बाजार में जो है आकर्षक बना रहे, उत्सर्जन में भी कटौती हो। ठीक है,
तो इसमें प्राइस लगाना है यहाँ पर। बेसिक इसका मतलब क्या है, प्राइस लगाना। जैसे क्या होता है कि अगर जो है यहाँ पर कोई भी कंपनी है यहाँ पर, वो इस तरीके का काम करती है और ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर जो है कार्बन को उत्सर्जित करती है, तो उसके उससे तहत क्या होगा कि उस पे पैसा लगाया जाएगा, उसको टैक्स लगाया जाएगा, प्लस साथ ही साथ जो कंपनी कम करती है, रिड्यूस कर देती है, उसको सरकार की तरफ से क्या दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। तो सरकार की ये पहल है, सरकार इस चीज को चाह रही है कि उनको यहाँ पर क्या दिया जाए, बेसिकली थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है अमाउंट यहाँ पर दे दिया जाए। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर करना शुरू किया है। ठीक है भाई, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। बन सकता है इस पे सारे की सारी चीजों पे आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जैक्ट यहाँ पर, जो है जितना जितना मैंने आपको बताया है, सारी की सारी चीजों पे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, एक एक चीज पे यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा। और प्लानिंग में जो है वो 2026 तक यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है कि 37% जो है वो हम उसको कवर करना शुरू कर देंगे, कार्बन मार्केट यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देंगे, जिसमें हम लोग एक लिमिट लगा देंगे। आप एमिशंस के ऊपर लिमिट लगा दोगे कि इतनी लिमिट से ज्यादा आप एमिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस लिमिट से ज्यादा एमिशन करोगे तो फिर नुकसान होगा। उसे ही आप कार्बन प्राइसिंग भी कह सकते हैं, या आप लिखो ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से होने वाली लागत, ठीक है, ऐसी लागत जिसमें देश की जनता को भुगतान करना पड़ा, जैसे फसलों का नुकसान हो रहा है, गर्मी की लहरें आ रही हैं, सूखे की स्थिति आ रही है, लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, देखभाल बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, संपत्ति का नुकसान होगा। ये सब चीजों का जो नुकसान हो रहा है, इसकी एक लागत आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस लागत का बोझ जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के स्रोतों पर जा रहा है। और कैसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कीमत होती है, तो आपको उसके ऊपर जो है वो उसमें अमाउंट में एक पैसा भी देना पड़ेगा। जिन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबल है करने के, उनको यहाँ पर दिया जाएगा। अब उत्सर्जन कम कैसे करना है, कैसे होना चाहिए, ये निर्धारित करने की बजाय यहाँ पर एक उनपे वो लगाई जा रही है, एक अनिवार्यता लगाई जा रही है कि आपको इससे ज्यादा नहीं करना है। इसे हम कहते हैं कार्बन मूल्य निर्धारण। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम अपने जो एसडीजी गोल्स चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, सतत पोषणीय विकास, उन गोल्स को भी हम यहाँ पर जो है वो कैप्चर कर पाएंगे, उन गोल्स को भी हमारे पास कैप्चर करने की एक स्थिति बन जाएगी। ये सब चीजें हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं कि हम उनको भी यहाँ पर बचा सकें। तो सरकार द्वारा ये सारी जो पहल है वो करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। क्लियर हुआ सबको ये? अब इसमें और जो है सरकार द्वारा यहाँ पर एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, जिसमें क्या होगा, ऐसी प्रणाली है जहां पर उत्सर्जक जो है अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसका व्यापार कर सकते हैं। और मतलब बेसिकली इसमें ये स्टेप्स लिए जाएंगे जिसमें आपको जो है वो एक टैक्स पे करना पड़ेगा, सीधा का सीधा आपको एक टैक्स जो है अमाउंट में पे करना पड़ेगा, जिसको हम कार्बन टैक्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप रीड करेंगे, ग्रीन हाउस गैस जितनी भी है या फिर जीवाश्म ईंधन की कार्बन सामग्री पर आपको एक अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो आपको एक कीमत निर्धारित कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, पूरा का पूरा ये जो है ये पूरी जो लिखा हुआ है वो बेसिकली इन्हीं सब बातों पे जो है वो चल रहा है, जो मैंने आपको पूरा भी समझाया है, ये लिखी हुई बातें भी उसी प्रकार से है। तो कार्बन के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में आज के समय में हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें अब रोकना ही पड़ेगा सारी चीजों को। हमें जो कार्बन है, चाहे इतना सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, हमें रोकना ही पड़ेगा। हमें कार्बन की मार्केट को, क्योंकि ना हमने एक पेरिस अग्रीमेंट भी साइन किया था, सर सबने पढ़ा है ना पेरिस अग्रीमेंट 2015 वाला, हमने ये भी साइन किया है। और इस पेरिस अग्रीमेंट के तहत हमें मानना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बताना है कि जो हम नेट जीरो एमिशंस कब तक करेंगे। वैसे तो सरकार ने 2070 तक के बाद बोली है, पर कोशिश तो यही की जाएगी कि ये चीजें पहले ही रोक ली जाए, है ना। तो ये सब सरकार द्वारा किया जा रहा है। कंपनी जो है वो यहाँ पर ये दिखा देती है कि हमने जो है वो बहुत सही तरीके से यहाँ पर जो है चीजों को सही कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन असल में सारी चीजों का भुगतान किसको करना पड़ रहा है, एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट सारी चीजों का यहाँ पर भुगतान करने में लगा हुआ है।
ये आप देख सकते हो कार्बन मार्केट यहाँ पर, जैसे ये है एमिटर एक है, ये एमिटर बी है, दोनों ही एमिट कर रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर जो है एमिशन में लगे हुए हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये इतने हो रहे हैं, ये एक्सेस में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये रिड्यूस कर रहे हैं इतना, इनको जो यहाँ पे फायदा सरकार देगी, ये जो रिड्यूस इन्होंने करा है यहाँ पर, इसका सेल कार्बन मार्केट कहलाएगा, इसको परचेज करना जाएगा, ठीक है ना। आपको इतना लिमिट दे दी गई है, ये आप लिमिट देखो यहाँ पर जो लाइन है ना ये वाली, ये लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है भाई। नेक्स्ट, चाइना के रूल है फॉर दी डीप फेक्स। डीप फेक्स यहाँ पर जो है वो चाइना के द्वारा जो है यहाँ पर जो निर्धारित किए गए हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर है ये बात पूरी। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको यही बोलते हैं। ये है क्या, ये एक्चुअली चाइना के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है, जो कि यहाँ पर डीप स्पेस की चीजों के बारे में बात कर रहा है। क्या ये चीज, ये पता है क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ना आप मैनिपुलेट करते हो, मैनिपुलेट मतलब आप फेर बदल कर देते हो। आप क्या करते हो उसके अंदर, आप जितनी भी वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, ऑडियो है, इमेजेस हैं, इन सबको बहुत ज्यादा डीप लर्निंग के थ्रू और बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क के थ्रू, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स की तहत से आप यहाँ पर फेक न्यूज यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हो, स्कैम कर सकते हो, आप वो पीपल बना सकते हो जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और आप वो चीजें कर सकते हो जो रियल में है ही नहीं। आप जो है पर्सन की रियल आवाज को चेंज करके, उसकी वॉइस को चेंज करके आप किसी और आर्टिफिशियल वॉइस को वहां पे लेके आ सकते हो, आप गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जाएगा जिसमें गलत सूचना का प्रसार करना, जो असल में व्यक्ति है ही नहीं वो वाला, उसकी आवाज या उसकी कृत्रिम अवस्थी को निकालना, उसमें एक ये काम करता है। इसके अंदर जो है वास्तव में जो व्यक्ति है ही नहीं, उसके ऊपर यहाँ पर नई नई चीजें बनाना है, ठीक है। तो ये एक डीप फेक वर्ड आया। डीप, डीप का मतलब बहुत गहराई फेक हो जाना। डीप फेक इज बेसिकली व्हाट, बहुत गहरा फेक हो जाने को हम डीप फेक के नाम से जानते हैं। ये टर्म निकल के कहाँ आई थी, ये 2017 में रिसेंटली आई है, जब रेडिट ने अपने आप को डीप फेक बोला था। इस यूजर ने, गूगल जो है उसके ओपन सोर्स को यहाँ पर मैनिपुलेट करके पोर्नोग्राफिक, पॉर्न की जो अश्लील वीडियोस होती हैं उनको बनाना शुरू किया था, ठीक है। इसको फेस स्वैपिंग बोले जाने लगा, मतलब फेस स्वैपिंग, फेस ही चेंज हो गया, अदला बदली कर दी फेस की, चेहरे की अदला बदली, फिर यहाँ पर डीप फेक के नाम से इसको जाने लगा, उसमें जिसमें उन्होंने अपने रियल फेसेस को सेलिब्रिटी के फेसेस से चेंज करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता था कि सेलिब्रिटी जो लोग है ना, उनके नाम पे फेक न्यूज बनाना, उनके नाम पे पॉर्न वीडियोस को बनाना, फ्रॉड करना, स्कैम करना, ये चीजें चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, ठीक है। और इवन जो बराक ओबामा है, हमारे नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, इनको भी इस डीप फेक पर्सनालिटी के तहत इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये की गई थी, ये बहुत सारे स्कैम्स करने के लिए, हॉक्स करने के लिए, जो है घोटाले करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, अंधाधुंध प्रसार करने के लिए, पहचान छुपाने के लिए, इन सब आपराधिक कामों में इसको किया भी गया था, ठीक है। आप पढ़ेंगे यहाँ पर बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, इन सब के लिए यहाँ पर ये डीप का प्रयोग किया गया था, समझे। तो ये है पूरी डीप फेक टेक्नोलॉजी। चाइना के अंदर ये चीज बहुत बढ़ गई थी, जिसमें ऐसी चीजें गलत रूप से फैलने लगी थी। फिर चाइना ने इसके ऊपर क्या रूल बनाया, चाइना की जो कंपनी है सबसे हाईएस्ट वहां पर, जो कि चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी है, उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर उनके हिसाब से किसी को भी ऐसा नहीं किया जाएगा बिना उनकी परमिशन, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, चाइना ने, और या अदर कंट्रीज भी काफी सारी कोशिश कर रही हैं, चाइना ने हालिया कदम में ये रखा है कि भाई कोई भी ऐसे ऑनलाइन जो भी आप ऐसे काम करते हो गैर कानूनी तरीके से है, आप इस तरीके की चीजों को करते हो, तो ये चीजें आपको रोकने के लिए वहां पर उसके ऊपर रूल्स बनाए गए हैं। जो चाइना का साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अनुसार चिंता का सबसे प्रमुख विषय तो ये है कि जो डीप सिंथेसिस वगैरह ये लोग कर रहे हैं, उससे क्या बढ़ रहा है, उससे ऑनलाइन स्कैम बढ़ रहा है, और लोगों को यहाँ पर जो है उनकी, उनके फेस को दिखा करके गलत करना, मानहानि हो रही है लोगों को इस चीज से लेके, ठीक है। और यहाँ पर जो है नैतिकता का सम्मान करना होगा, राजनीतिक दिशा सही देनी होगी, ये सब चीजें चाइना में करने के लिए आग्रह किया गया है, ठीक है।
जो पॉलिसी है वो यही कहता है कि यहाँ पर ये चीजें ना हो उसके लिए कर रहे हैं। और जो अदर कंट्रीज हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन है जैसे, यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर जो है वो ये कह रही है कि भाई जो गूगल है, जो मेटा है, ट्विटर है, वो यहाँ पर इस चीज को क्यों नहीं रोक पा रही है। उनको इस चीज को रोकने की जरूरत है। साथ ही साथ जो यूएस से है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी यहाँ पर अपने अपने जो उनका डिपार्टमेंट है वो उसके लिए नया नया काम करना है। कैलिफोर्निया, टेक्सास, वहां पर इस चीज को बोल रहा है। और अगर ऐसा कोई भी डीप फेक पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल करता है तो वर्जीनिया के अंदर तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान भी है। अगर मैं स्पेसिफिक इंडिया की बात करूं तो अभी इस डीप फेक टेक्नोलॉजी में इंडिया में कोई भी ऐसा अभी नहीं निकल के आया। इंडिया में अभी कोई भी यहाँ पर नहीं निकल के आए हैं लॉज जो हमें ये रोकने पे मजबूर करें कि अगर ऐसा कोई गलत काम करता है तो उसको रोका जाएगा। अभी तक इंडिया में स्पेसिफिक चीज के लिए अभी तक कोई भी रूल लागू नहीं हुआ है। इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिकली अभी तो नहीं हुआ है, आगे होगा वो अलग बात है। ठीक है, सबको ये चीज समझनी चाहिए कि ये चीजें जो है वो कितनी गलत हो सकती हैं। सोसाइटी में ये चीजों को रोकने की बहुत जरूरी है। आपको भी शेयर करने से पहले, कुछ भी करने से पहले पहले सोचने की, रुकने की जरूरत है। ये हर एक के लिए है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा चली हो ही रही हैं, उनको रोकने की काफी जरूरत है। अभी चाइना द्वारा अभी कोविड का भी निकल करके आ रहा है, तो मतलब वही है, चाइना जो है वो सबके लिए यहाँ पर थोड़ा सा दुखी बना हुआ है हर चीज में। चाइना कंट्रोल हो जाए तो सारी चीजें ही ठीक हो जाएंगी। चाइना अगर अब थोड़ा सा कंट्रोल कर ले खुद को ही। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है टेररिज्म। टेररिज्म यहाँ पर, जो कि वर्ल्ड को हम लोग टेररिज्म में यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर ही यहाँ पर बहुत सी मीटिंग्स भी हुई हैं, तो उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल है। देखिए, टेररिज्म, टेररिज्म पूरा जो एक आतंकवाद समूह है, पूरा पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है सारी चीजें। वर्ल्ड में इतनी मीटिंग्स हुई हैं टेररिज्म को, चाहे इंडिया में देख लो बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक कमेटी है, नो मनी फॉर टेरर करके, कि भाई टेररिज्म में कोई मनी नहीं दी जाएगी। इंटरपोल का सम्मेलन भारत में अभी दिल्ली में हुआ था। ये सब पूरे साल भर की हाइलाइट्स रही, यू ऑल नो ये सारी हाइलाइट्स रही हैं। और पिछले कुछ समय से आतंकवाद के विरुद्ध एक रोज ही कुछ ना कुछ आवश्यकता यहाँ पर महसूस भी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अभी तक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन हुआ है। अनडाउटेडली काम हो रही है, मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिया की तरफ से कोशिश नहीं है, अरे बहुत कोशिश है, बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कर रही हैं, कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, पर अभी तक उसका कुछ निकल के नहीं आया कि हो भी रहा है कुछ उसमें, ठीक है ना। इंडिया में, इंडिया ने कितनी सारी मीटिंग्स यहाँ पर करी है। इंडिया ने अभी रिसेंटली अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यहाँ पे पास किया है, ठीक है। एनआईए है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने यहाँ पर टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करनी शुरू करी है। मतलब काम बहुत सारे करे, पर पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? यहाँ पे फंडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, टेरर को फाइनेंस बहुत ज्यादा किया जाए, पॉलिटिकलाइजेशन यहाँ पे बढ़ गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इंटरनेट का एंड टू एंड एनक्रिप्शन होने का, ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वो चीजें बहुत कॉमन सी होती जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान, जैसे कि हम जानते हैं, सबसे ज्यादा टेररिज्म को में इफेक्ट हो जाती है ये कंट्री बहुत ज्यादा, यहाँ पर कर रहे हैं सारी चीजें यहाँ पर। लेकिन अभी भी ये पूरे टेररिज्म का जितना भी यहाँ पर है, उसका हल हल खोजने की बजाय दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं अभी तो, ठीक है। अभी वर्तमान में सारा संसार जो है ना, वो अभी कोई इस चीज के ऊपर एक संकेत नहीं दे रहा है। हर कोई ना जो है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, है ना। तो ये अभी भी चीजें निकल के आ रही हैं। अभी भी यहाँ पर हमें चाहिए कि हम यूथ जो है हमारा, आज का जो यूथ है उसको प्रिवेंट करने की जरूरत है इन चीजों से, पर आज भी ये चीज बढ़ रही है। ये सब तो हो ही रहा है। जो बॉर्डर के ऊपर टेररिज्म होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, क्रॉस बॉर्डर, वो भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है। अब इसमें डेफिनेशन देखो आप एक बार टेररिज्म की, और ये वो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की गई है, ठीक है। ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जिसके तहत ये क्या बताया गया कि एक ऐसा, एक
ऐसा जो है राजनीतिक उद्देश्य होता है जिसको पूरा करने के लिए हिंसा को यहाँ पर उपयोग किया जाता है, लोगों की जान ली जाती है गलत तरीके से। राजनीतिक धर्म या समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश के नागरिकों को यहाँ पर धमकी भरा काम किया जाता है, उनको यहाँ पर मारा जाता है। ठीक है, तो ये है एक बेसिक प्रॉब्लम। तो ये आ सकता है हमारे एग्जाम में कि जो पूरा यहाँ पर टेररिज्म चल रहा है उसको बचाने के लिए इंडिया द्वारा क्या कोशिशें की गई हैं, या पूरे वर्ल्ड द्वारा क्या कोशिशें की गई हैं, और कैसे इसको ठीक या फिर इसके ऊपर जो है हम यहाँ पर इसको इससे बचने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं। तो टेररिज्म तो देखो भाई है न्यूज में, और ये अब से नहीं है, बहुत टाइम से न्यूज है, मिनिस्टर्स की मीटिंग यहाँ पर चलती ही रहती है। तो टेररिज्म हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। आपका इस पे बिल्कुल बिल्कुल सवाल बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री की जो जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे हिस्ट्री की वजह से कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर ये देखने को मिलता है, रिलीजन के ऐसे इंसिडेंट्स है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टेररिज्म का जो पूरा है एक ग्रुप यहाँ पर आता है, अपनी वैल्यूज को वहां पर जो है थोपने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर टेररिज्म और उग्रवाद की भावनाएं बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है, ह्यूमन राइट्स, हमारे मानव के अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पर उग्रवादी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो है आफ्सपा का लेकर के अब्यूज होना, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट में होना, तो ये सारी चीजें, रोहिंग्या क्राइसिस बढ़ना शुरू हो गया म्यांमार में जैसे हुई थी प्रॉब्लम। तो ये चीजें बढ़ जाती हैं जब एक दल को यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स फेस करने करनी होती हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, टेररिज्म यही होता है। वो कोई स्टेट भी स्पॉन्सर कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी स्पॉन्सर कर सकती है। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बताए हैं कि ये चीजें जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लोग यहाँ जो कंट्रीज है वो यहाँ पर स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड्स लोगों के देखने को मिल रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आ रही है, टेक्नोलॉजी का यूज इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। इन सब चीजों की वजह से वर्चुअल करेंसी हो गई, ड्रोन्स हो गए, इनका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो टेररिज्म है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, तो टेररिज्म जो है, टेररिज्म हो गया, संघर्ष हो गया, अस्थिरता हो गई, जिसकी वजह से बड़ी बाधा यहाँ पर आ रही है। और बाकी जो क्षेत्र है वो और लोगों के क्षेत्रों में काफी कम होते जा रहे हैं, वो डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। जैसे 9/11 के अटैक हुए थे, 9/11 के अटैक हुए, बहुत प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। ठीक है, दिल्ली मुंबई जैसी जगह पे जब अटैक्स होने शुरू हुए तो कितने लोगों की जाने गई, कितनी प्रॉपर्टी की जाने गई। आज भी हम इस 9/11 के अटैक को बहुत दुखद घटना के रूप में देखते हैं। तो जो भारत का या फिर किसी भी एक कंट्री का जो राजकोष होता है उस पे एक भारी पड़ जाता है ना बोझ, अगर आतंकवाद की घटना, क्योंकि हमें अब अपना डिफेंस अच्छा करना पड़ेगा, हमें रक्षा बजट पे यहाँ पर व्यय करना पड़ेगा। मार्केट में अनिश्चितता आ जाती है। ठीक है, अब टेररिज्म की वजह से जो बाकी कंट्रीज हैं वो उस कंट्री में निवेश करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई यहाँ पर तो आतंकवाद हो जाएगा, तो यहाँ पर तो निवेश करना हमारे लिए सही नहीं है। और लोगों के ऊपर सोचो कितना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है इस चीज पे, जिन लोगों ने अपने घर वालों को गंवाया है इस पूरी चीज में, सोचो उनके लिए तो पूरी जिंदगी का ये एक दुख बन जाएगा ना कि उनको ऐसी चीजों की वजह से ये झेलना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा ना गड़बड़, या कह लो बहुत गलत चीज यहाँ पर हो जाती है किसी भी कंट्री में अगर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा होता है किसी कंट्री पे, लोग वहां की सरकार में विश्वास रखना बंद कर देते हैं, यूथ को भी ऐसा लगता है कि भाई इन सब चीजों में बढ़ते हैं आगे। यूथ भी ना जो सही काम सही राह पे चलने की जगह इन गलत कामों की राहों पे चलने शुरू हो जाते हैं, कानून की व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। वहां पे जो रहने वाले जो ट्राइबल वे है उनका सारा यहाँ पे काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर, कश्मीरी पंडित हो गए, माओइस्ट हो गए, इन सब का यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया, देखिए सरकार द्वारा सबसे पहले तो यही है जो है नियंत्रण की तैयारी की गई है, जमीनी स्तर पर जो है वो यहाँ पर नियंत्रण करने की तैयारी की है। आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में सुरक्षा बलों को शामिल करने की कोशिश की गई है, उनको ऐसा ट्रेनिंग दी गई है कि वो अपने आप में इतने ज्यादा कैपेबल हों कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को उससे बचा सके।
ऐसे बहुत से इंस्टॉलेशंस करी हैं कि भाई जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, पुलिस स्टेशन है, आर्मी के बेसिस है, वहां पर क्या रहे, वहां पर उन बिल्डिंग्स को सिक्योर किया जा सके, वहां पर अगर अटैक होता भी है तो उतना भारी नुकसान ना हो वहां पर। एनएसडी यहाँ पर ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा बल। ये इसी पर्पस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को इसी पर्पस से यहाँ पे ट्रेन किया गया है, जो इसी कामों में लगी हुई है, इस तरीके की चीजों में यहाँ पर अपने आप को जो है वो शामिल रखती है। ठीक है, तो ये भी एक आपको याद रखना है। साथ ही साथ सुशासन का होना, डेवलपमेंट यहाँ पे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक देश जो है वो करप्शन फ्री होगा, सॉरी, टेररिस्ट फ्री होगा, तो वो बाकी चीजों पे ध्यान देंगे, वरना एक देश का ध्यान कहाँ रहेगा, इन्हीं चीजों को सुधारने में रख जाएगा। तो अगर एक देश इन चीजों से मुक्त होगा तो उससे फायदा ही तो होगा ना एक कंट्री को, यहाँ पर अपनी ही कंट्री को उस चीज से फायदा होने वाला है अगर इन चीजों से मुक्त होते हैं तो यही है पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आप ये भी एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जो जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट की एजेंसी यहाँ पर जो है वो इस तरीके के टेररिज्म के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी पैसा ना लगाए, कोई भी सरकार है यहाँ पर, और अपने टेररिस्ट और माओइस्ट को, ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स लें। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है वो सरकार को यहाँ पर करने की जरूरत है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें, यही सरकार को यहाँ पर स्टेप लेने की जरूरत है। और साथ ही साथ मीडिया को है जो, ये जितने भी पब्लिशर है, जितने भी प्रकाशक है, संपादक है, पत्रकार हैं, वो उन तत्वों से बचने और उनसे स्वयं को अलग करने के लिए यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा सिखाया जाए यहाँ पर, क्योंकि उनकी थोड़ी सी लापरवाही में उनके कारण आतंकवादियों के एजेंडे को प्रोत्साहन मिल सकता है। आप लोगों ने अगर मूवी देखी है मेजर, मेजर संदीप की वो मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत प्रेरणादायक मूवी है मेजर, जो कि यही 9/11 के अटैक के ऊपर वो मूवी है, कि उसमें जो मेजर संदीप थे उन्होंने किस तरीके से पूरा यहाँ पर मदद करी है, किस तरीके से, खैर उनकी भी जान चली गई उसके अंदर, वो भी शहीद हो गए, पर किस तरीके से उन्होंने इस चीज को बचाया था और कैसे यहाँ पर उन्होंने किया था, उसके पूरी चीजों को वहां पे दिखाया गया है। ठीक है, सो वही है, टेररिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो उस मूवी में आप बहुत अच्छे, बहुत दिल से जान पाएंगे, जरूर आप इसको जरूर देखिएगा, आप उस चीज को दिल से जान पाएंगे, क्योंकि इतना बुरा हाल होता है, इतनी बुरी कंडीशंस होती हैं, तो वो उसके लिए आपको एक अच्छा, मतलब एक देखने को मिल सकता है आपको मूवी में। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सबको आर्टिकल टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक्स न्यूज में चल रहे हैं, सो यू शुड नो कि ये चीजें न्यूज में है तो उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, हमसे हमसे ये सारे सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेस सिक्योरिटी, अंतरिक्ष की सुरक्षा। यूएस की मिलिट्री ने यहाँ पर स्पेस फोर्स यूनिट साउथ कोरिया में यहाँ पे लॉन्च करी है, ताकि वो नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया के जो उनसे जो उनकी दुश्मनी है उनसे वहां पर देखने में नजर उनको मिल सकती है। तो यूएसए ने अभी अपना यहाँ पर साउथ कोरिया में जो है स्पेस फोर्स यूनिट को यहाँ पे तैनात किया है, ताकि वो अपने जो राइवल्स है, उनके जो दुश्मन है यहाँ पर, प्रतिद्वंदी है, उनको यहाँ पर नजर में रख सके। ठीक है, यहाँ पर जो है नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अभी मिसाइल 2022 में बहुत सारी लॉन्च करी है, और साथ ही साथ यूएसए और साउथ कोरिया में काफी अच्छे रिश्ते हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उनके कंबाइंड फोर्सेस कमांड की वजह से, जिससे क्या है, यूएसए ने क्या सोचा है कि भाई जो भी रशिया और चाइना से उनको जो भी खतरा है, या नॉर्थ कोरिया से जो भी खतरा है, उस पर वो नजर रखने में कामयाब होंगे। स्पेस सिक्योरिटी क्या होती है? स्पेस सिक्योरिटी का मतलब होता है अंतरिक्ष में किसी भी देश की अपनी संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता है। ठीक है, आप वहां पर स्पेस सिक्योरिटी से देखते हो, आप ये देख सकते हो कि भाई आपकी व्यवस्था, आपकी निगरानी आप पूरा यहाँ देख सकते हो, आप जो है जितने भी आपके वहां पे लॉन्च किए गए हैं उपग्रह, उसके तहत आप सारी चीजों के ऊपर नजर रख सकते हो अपनी। ठीक है, आप अपनी कंट्री के ऊपर सारी चीजों पर नजर रख सकते हो, और आज के समय में अंतरिक्ष परिदृश्य जो है वो चेंज भी हो रहा है, लोग इस चीज को, जो कंट्रीज है वो यहाँ पर इसको अपना रहे हैं, दिन ब दिन इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यही है यहाँ पर, सो ये सब आप याद रखिएगा। अभी स्पेस सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी क्या देखा गया है, रिसेंटली ही ये चीजें देखी गई हैं कि बाहरी अंतरिक्ष जो है उसकी गतिविधियों की सुरक्षा जो है यहाँ पर वो करना है, जिसमें सरकार, निजी क्षेत्र, सारे लोग शामिल हैं।
तो यहाँ पर नागरिकों, सरकार और सैन्य क्षेत्र की जो है उनके ऊपर हमारी जो निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो हमें अगर इनसे अपनी नजर निगरानी से कम करवाना है उस चीज को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उस पे नजर रखने के लिए जो है स्पेस का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर कि कोई जबरदस्ती आपसे यहाँ पर कुछ भी गलत करता है तो उससे क्या है कि आप अपनी चीजों को बचा सकते हो। और अभी कोई वेपन्स तो सिर्फ स्पेस में लगाए नहीं गए, सिर्फ सैटेलाइट्स लगाई गई है जो कि वेपन की तरह काम करेंगी, जो कि दूसरे के स्पेस को यहाँ पर जो है वो स्पेस के जितने भी हथियार है उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो अभी जिन कंट्रीज ने ये चीज करी है वो कौन कौन सी है यहाँ पर। यहाँ पर सक्सेसफुल चाइना ने एक एंटी सैटेलाइट यहाँ पर एसैट लॉन्च करी थी 2007 में। ठीक है, चाइना का मिलिट्री स्पेस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद 2019 में यूएस सेना के प्रेसिडेंट ने इस चीज की अनाउंसमेंट करी थी। इंडिया ने अभी तक यहाँ पर जो आउटर स्पेस में जितनी भी चीजें करी वो सिविलियन बेस पे करी है, यहाँ पर बिल्कुल अपने हिसाब से उन्होंने करी है, पीसफुल तरीके से। इंडिया यहाँ पर बिल्कुल भी, इंडिया तो वैसे भी हमारा भारत बहुत ही इन चीजों में जो है वो मददगार कह लो कि, और बहुत ही अच्छे रूप में हमेशा से रहा है। कभी भी खुद से पहल नहीं करी है कि हम लोग यहाँ पर खुद से जाकर के स्पेस में जो है वो किसी के ऊपर वार करें या नुकसान करें किसी भी चीज का, इंडिया ने कभी ये चीज नहीं करी है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर स्टेप भी बहुत सारे लिए गए हैं। हम लोगों ने 2013 में यहाँ पे लॉन्च करी मिशन शक्ति, यहाँ पर लॉन्च करा, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च करी हैं हम लोगों ने। ठीक है, इंडिया की भी पहली एक एसैट सैटेलाइट हमने लॉन्च करी थी यहाँ पर। इससे तहत जो है यूएस से, रशिया और चाइना के बाद भारत भी जो है, हमारा भारत फोर्थ कंट्री बन गया है जो स्पेस में अपनी यहाँ पे पहचान बना सका है। साथ ही साथ इस चीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने भी इस चीज में जो है वो डिफेंस के लिए यहाँ पर काफी काम को यहाँ पर करने की कोशिश की। डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी यहाँ पर बनाई है, इंड स्पेस एक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि ये सारी चीजें की जा सके। तो ये है आपके आज के सारे आर्टिकल्स। आई होप सब लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये है आपका आज का पूरा आर्टिकल, सबको क्लियर हुआ होगा सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी ये भी न्यूज में था, जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना, ये भी न्यूज में था। ये इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट जो है कहाँ बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 2008 में ही प्रपोज हो गया था। और ये इतना अमाउंट यहाँ पर बिल्ड करेगा, दिबांग रिवर पे बना हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र की ही एक क्या है, ट्रिब्यूटरी है। पता है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से निकल के इंडिया में आती है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है दो डैम्स बनाए जाएंगे दिबांग रिवर की यहाँ पर ट्रिब्यूटरी तैंगोन और दिर रिवर के ऊपर। ठीक है, ये जो है आपको पता होना चाहिए, दिबांग रिवर अरुणाचल प्रदेश और आसाम से फ्लो करती है। ये भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से निकल करके इंडिया में आती है, उसके बाद फिर गंगा से मिल जाती है। पहले चाइना में जाती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश से होते होते असम में आती है, और फिर बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है गंगा से। चाइना में इसका नाम है सांगपो, अरुणाचल में इसका नाम है दिबांग, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, और बांग्लादेश में जाके नाम जमुना पड़ जाता है। और जब ये गंगा से मिल जाती है इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना। तो ये सब भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए किसके ऊपर, जो ये हाइड्रो पावर इटालियन करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। सीधा पूछा जाता है कहाँ पे चल रहा है, किस रिवर पे बनाया गया, रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये जिंदल पावर इसको पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर रही है, जो फिर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट लिखी हुई है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है डोकरा आर्ट। अब मैं आज आपके सामने जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो लेके आई हूँ, वो यहाँ पर एक उसका है, मतलब एक आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है डोकरा आर्ट के ऊपर। डोकरा ये एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। ठीक है, ये एक मोम की ढलाई करके, मोम को ढलाई करके यहाँ पर मेटल कास्टिंग की जाती है, उसके तहत इसको बनाया गया है। ये जो सबसे पुरानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक बनाई गई थी वो थी डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो।
जो डांसिंग गर्ल थी, मिली थी ना मोहनजोदारो से, उसमें यहाँ पर इसको सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। लॉस्ट वैक्स होती क्या है? ये फ्रांस से ये कॉन्सेप्ट लिया गया, जिसके अंदर सिल्वर गोल्ड वगैरह को यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल स्कल्पचर से निकाल करके उसको यहाँ पर जो है वो वैक्स बना करके इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको आगे यूज किया जाता है। इससे अलग अलग चीजें बनाई जाती है। डोकरा आर्ट जो है वो भी मेटल से बनाई जाती है यहाँ पर। और ये जो है वो झारखंड की आर्ट है, 5,000 पुरानी करीब करीब ये आर्ट है जो कि इस्तेमाल की जाती है इस चीज में। बेसिकली ये जो वहाँ के मेटल के जो लोग होते हैं, नॉन फेरस मेटल, कॉपर और ब्रॉन्ज वगैरह से, ये तांबा और जो कांसे है उन सब से बनाया जाता है इसको। और बाकी और जगह भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर ही है। और इसी की एक डोगरा आर्ट को भी रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है तेलंगाना से, आदिलाबाद की। आदिलाबाद की डोकरा आर्ट को रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है तेलंगाना से। ठीक है, बहुत सुंदर लगती है, कभी इसकी पिक्चर देखना, आपको पता चलेगा, बहुत सुंदर तरीके से बनती है ये। सो ये आपको याद रखना है पूरा यहाँ तक। या आर्ट, इसमें से सी होगा आंसर, क्योंकि आपसे नॉ इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है भाई, सबको क्लियर हुआ है यहाँ तक? पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं आज, वो आपके एमसीक्यू पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक से क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया उनमें से किसी पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, हर एक से क्वेश्चन बनता है। इसलिए अगर आप रोज मेरा 40-45 1 आवर का लेक्चर भी सुनते हैं डेली बेस पे, अगर आपने रूटीन बना रखी है कि 1 बजे मुझे लेक्चर सुनना है, कंप्लीट करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, तो लेट मी टेल यू, आपसे करंट अफेयर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप बहुत बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने लेक्चर्स को सुनने की हैबिट बनाई हुई है। तो बहुत जरूरी है आप लोगों को कि आप लेक्चर्स को सुने, आप उनको सुन के लर्न करने की हैबिट बनाए। ठीक है, तो उसके चलते जो है आप डेफिनेटली जो है अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।